हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं वरदान क्लासेस और इस पर जो है हम क्या करते हैं, विभिन्न बुकों का नोट्स का पीडीएफ का हम क्या करते हैं, इस पर एनालिसिस करते हैं, अध्ययन करते हैं। आज हम लेकर आए हैं जो है कि उत्कर्ष क्लास का दिया हुआ है जो रेलवे का जो है नोट्स का क्या नाम है, तो रेलवे विजय पथ नामक नोट्स का बुक का जो है सर के उत्कर्ष क्लासेस द्वारा दिया गया है। इसका हम बारीकी से अध्ययन करेंगे, एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिए ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। और जितना भी महत्वपूर्ण क्लास का नोट्स होता है, पीडीएफ होता है, बुक होता है, सारे बुकों का हम इस चैनल पर अध्ययन करते हैं। आज हम अध्ययन करने वाले हैं रेलवे विजय पथ के बारे में। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, आज हम शुरू कर रहे हैं जो रेलवे विजय पथ का है। जो यही सर है, हमारे प्रिय सर हैं, जिनका यह नोट्स है, उत्कर्ष क्लासेस का है। इसका हम बारीकी से अध्ययन करेंगे, एनालिसिस करेंगे। इनका नोट्स है, इस नोट्स के बारे में हम अध्ययन करेंगे। जो कि पहला सेक्शन है, विषय हम लिए हैं कौन सा, इतिहास। इसकी ऐसे करके क्या करेंगे, एक एक विषय का एक दिन में अध्ययन करके पूरे नोट्स का अध्ययन कर लेंगे। शॉर्ट नोट्स है ये। तो देखिए, सबसे शुरू में हम स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। देखिए क्या दिया है, सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थान के बारे में अध्ययन करेंगे। स्थान इधर दिया है, स्थान इधर नदी, किस नदी के तट पर स्थित है, उत्खननकर्ता, खोज किसने किया और किस वर्ष हुआ, ये है। देखिए हड़प्पा का जो है, हड़प्पा किस नदी के किनारे है, तो रावी नदी के किनारे। हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे है। इसका खोज दयाराम साहनी ने किया था। ऐसे याद कर लिए, हद क्या याद करिए, हद। हद मतलब क्या, हड़प्पा का खोज दयाराम साहनी ने किया। कब किया, 1921 ईस्वी में किया है। उसके बाद मोहनजोदड़ो क्या है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे, तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है। राखल दास बनर्जी ने इसका खोज 1982 ईस्वी में किया। इसका ऐसे याद रख लीजिए, राम से याद रहेगा। राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो का खोज किया 1922 ईस्वी में। किस नदी के किनारे है, तो सिंधु नदी के किनारे है। फिर चलते हैं आगे। लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे है, जिसका खोज जो है एस.एन. राव किया था 1954-55 में किया था। किस नदी के किनारे, भोगवा। ये याद कर, ये नदी पूछा जाता है, इसका ये बहुत कम आता है ये, लेकिन लोथल पूछा जाता है किस नदी के किनारे है, तो भोगवा नदी के किनारे है। इसका ऐसे याद कर लीजिएगा, लाभ से याद होगा। लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे है। फिर आगे चलते हैं। कालीबंगा किस नदी के किनारे है, घग्गर नदी के किनारे है। इसका खोज जो है बीबी लाल और बी.के. थापर ने किया था 1961-62 में किया था। इसको भी याद कर लीजिएगा, काग। जिसे याद कीजिएगा, काग से कालीबंगा जी से घग्गर नदी के किनारे स्थित है। फिर रोपर जो है सतलज नदी के किनारे। रोपर किस नदी के किनारे है, सतलज नदी के किनारे है। और इसका खोज जो किया था यश दत्त शर्मा ने 1853 ईस्वी में किया। कौन किया, यश दत्त शर्मा ने 1853 ईस्वी में किया। फिर चलते हैं आगे। रोपर के बाद क्या है, कोट दिज्जी। ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है, ये भी सिंधु नदी के कारण है। इसका खोज जो है फजल अहमद खान ने 1955 से 57 के बीच में खोज किया। फिर है चरहुद्दो, ये भी सिंधु नदी किनारे है। इसका खोज जो है N.G. मजूमदार ने किया था। कब किया, 1930-31 में किया। फिर है रंगपुर है, जो कि मादर नदी किनारे है, और M.S. बदस्य ने 1931 ईस्वी में इसका खोज किया। उसके बाद है आलमगीरपुर, जो क्या है हिडन नदी के किनारे है, जिसका खोज ऊपर में बता दिए यश दत्त शर्मा, वही इसका खोज किया यश दत्त शर्मा ने 1958 में। फिर क्या है सूतकोंडा, ये पूछा जाता है, कांगेडोर है। कांगेडोर जो है दासक नदी किनारे है, जिसका खोज है जॉर्ज डेल्स ने किया था 1862 ईस्वी में किया था। कब खोज किया था, 1862 ईस्वी में किया था। फिर है बनाली का खोज जो है, बनाली जो है रंगोई नदी के किनारे है, जिसका खोज रविंद्र सिंह बिष्ट ने 1973-74 में किया था। ये धोलावीरा पूछा जाता है। मनहर नदी के किनारे, किस नदी के किनारे है, मनहर नदी के किनारे है, जिसका खोज रविंद्र सिंह बिष्ट ने 1990-91 में किया है। फिर चलते हैं आगे, इधर नहीं है। अब देखिए हड़प्पा है। हड़प्पा का जो है पोजीशन, लोकेशन दे दिया है, जो उत्तर में हड़प्पा का चौहद्दी दे दिया है। तो हड़प्पा का उत्तर में जो चिनाब नदी है, नदी पूछेगा चिनाब, शहर पूछेगा जम्मू कश्मीर, जिसको मांडा कहा जाता है। फिर दक्षिण में क्या है, तो दक्षिण में इसका जो है शहर है
दक्षिण में जो है देमाबाद, जिसको महाराष्ट्र में पड़ता है, और नदी पूछा जाएगा परवरा नदी है। फिर पूरब में जो है शहर का है आलमगीरा है पुर है, जो कि हड़प्पा का जो है चौहदी उस समय का है, जो कि आज उत्तर प्रदेश में हिडन नदी के किनारे पर स्थित है ये। फिर पश्चिम में जो है सुध का गेंडोर है, जो कि बलूच क्या है, जो कि बलूचिस्तान में है, जो कि आज का पाकिस्तान के क्षेत्र में पड़ता है, जो कि दासक नदी के किनारे स्थित है। फिर चलते हैं आगे। आगे अब क्या है, हड़प्पा स्थल का से क्या है विस्तार में जानना, हड़प्पा स्थल का सभ्यता का जो है विस्तार में जानना है। तो देखिए अफगानिस्तान क्षेत्र में क्या है, सोतुई गोड और मुंडी गार्ग क्या है, सुरतु गोई और मुंडी गाग जो है पुरास्थल विभाग, जो पुरास्थल स्थान जो है जो अफगानिस्तान में, बलूचिस्तान में कौन है, तो अभी बता दिए सुत का गेडोर है। फिर है सुतका को, बालाकोट और मेहरगढ़, ये सब का सब क्या है बालूचिस्तान क्षेत्र में, जो कि आज पाकिस्तान क्षेत्र में आता है, और ये आज़ाद होने के लिए अपना जो है क्रांति भी कर रहा है। भारत की तरफ से इसको पूरा समर्थन रहेगा आज़ादी के लिए। फिर है सिंध जो है आज पाकिस्तान वाला क्षेत्र में पड़ता है, जहाँ क्या है मोहनजोदड़ो, चन्हूदो, फिर है कोट दीजी, सुदीर जोधा क्या है, सुदीर योद्धा हैं। फिर है पंजाब, जिसको आज हम पंजाब जो है पाकिस्तान वाले क्षेत्र में है, और भारत में भी पंजाब है, तो पाकिस्तान वाले क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं। तो उसमें क्या है हड़प्पा, फिर है गनेरीबाल, रहमान डेरी, फिर है राय क्या है सराय खोला, जलीलपुर और गुमला जो है पाकिस्तान में पड़ता है, पंजाब वाले क्षेत्र में। फिर क्या है भारतीय क्षेत्र जो पंजाब में उसमें पड़ता है रोपड़, संघोल, बारा। फिर हरियाणा जो कि है दिल्ली से सटे हुए राज्य हैं, फिर वहाँ हरियाणा क्षेत्र में क्या पड़ता है बनवाली, मित्ताल थल, फिर है राखीगढ़, बालू और कुनाल, ये जो है हरियाणा में। राजस्थान में क्या है कालीबंगा, पीलीबंगा, ये दोनों का दोनों राजस्थान में है, जबकि उत्तर प्रदेश में क्या है आलमगीरपुर, हुलासपुर जो है ये उत्तर प्रदेश क्षेत्र में आता है। फिर चलते हैं आगे, यहाँ से है उसके बाद देखिए गुजरात में क्या क्या है तो गुजरात में है कच्छ का रण, जो गुजरात में है, जो कि धोलावीर, असुतकोंडा और देशपुर, जो कि यही कच्छ के रण गुजरात क्षेत्र में आता है, गुजरात राज्य में। खंभार की खाड़ी में है रंगपुर, लोथल, और लोथल ही क्या था महत्वपूर्ण जो है बंदरगाह भी है। क्या लिखा कुंतासी, नागेश्वर, प्रभास, पाटन, तेलोद, नगवाड़ा, शिकारपुर, मेघम, भगतराव, जूनीकुरम। अब महाराष्ट्र में है क्या है देमाबाद, महाराष्ट्र में, ये भी सही पूछा जाता है, कई बड़े एग्जाम में पूछा जाता है। फिर देखिए आगे क्या है, आगे है एक सेकंड, फिर इधर आगे पीछे हो गया, कहाँ भाग गया खोज, देखिए इसी जगह पर था। अब क्या करना, नदी एवं उनका प्राचीन नाम और नवीन नाम हमको जानना है। जो नदी का ये है प्राचीन नाम और इसका आधुनिक नाम है, इसके बारे में जानना है। तो देखिए बितिस्ता, पहले जो बितिस्ता नाम था आज उसको झेलम कहते हैं, झेलम का पुराना नाम क्या है झेलम नदी का बितिस्ता है। फिर उसका क्या है अस्किनी नदी जो है, जिसको चेनाब कहते हैं, चेनाब का पुराना नाम है अस्किनी नदी। विपाशा जो है वो ब्यास नदी का पुराना नाम है, आज ब्यास को नदी को बोलते हैं, और पुराने समय में इसको विपाशा। पुरुषनी जो है रावी नदी का पुराना नाम है, रावी नदी का पुराना नाम क्या है पुरुषनी। उसके बाद सुतिद्रुद, ये क्या है सतलज नदी का पुराना नाम है। देश द्वितीय, ये है घग्घर, रक्षी, और इसी का नाम है चितंग नदी का नाम है। फिर उसके बाद चलते हैं प्रमुख जो है बौद्ध संगनी हुआ था, प्रमुख बौद्ध संगनी जो हुआ था उसके बारे में 4 बौद्ध संगनी हुआ था, इसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। तो देखिए प्रथम बौद्ध संगनी कहाँ हुआ था, स्थान जो है राजगिरी में हुआ था। कहाँ हुआ था प्रथम बौद्ध संगनी जो है राजगिरी में हुआ था। कब हुआ था तो 483 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था 483 ईसा पूर्व में हुआ था। कौन कराया था
अजातशत्रु कराया था। कौन कराया था? अजातशत्रु। किस वंश का शासक था? तो हर्यक वंश का शासक। और इसका अध्यक्ष कौन बना? महाकश्यप को अध्यक्ष बनाया गया था। प्रथम बौद्ध संगम पूछा जाता है कहाँ हुआ था? राजगीर में। कब हुआ था? 483 ईस्वी में। कौन कराया था? अजातशत्रु। इसका अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप को बनाया गया था। फिर द्वितीय बौद्ध संगम जो 100 वर्षों के बाद 383 ईसा पूर्व में हुआ था। कितना है? तो 383 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। शासक कौन था? कालाशोक था, जो कि शिशुनाग वंश का शासक था। और इसका अध्यक्ष कौन बना था? तो सबकामी को अध्यक्ष बनाया गया था। तृतीय बौद्ध संगम पाटलिपुत्रा में हुआ था, जो कि 250 ईस्वी में ईसा पूर्व हुआ था। और अशोक जो कि मौर्य वंश का शासक था कराया था। और इसका अध्यक्ष जो है मोगनीपुत्र तिस्ता को बनाया गया था। और ये तीनों का तीनों जो है बौद्ध संगम कहाँ हुआ था? बिहार में हुआ था। बिहार में पाटलिपुत्र बिहार में, वैशाली बिहार में, राजगृह में बिहार में है। तीनों का तीनों बिहार में हुआ था। फिर उसके बाद चतुर्थ बौद्ध का संगनी जो हुआ था कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। और ये प्रथम ईसा शताब्दी में हुआ था। ईस्वी की प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। कि उसके समय में हुआ था कनिष्ठ के समय में, जो कुषाण वंश का शासक था। और इस समय वसुमित्र इसका क्या था? अध्यक्ष बनाया गया था। फिर से रिवीजन कर लीजिए। प्रथम राजगिरी में 483 ईस्वी पूर्व में अजातशत्रु के शासनकाल में महाकश्यप की अध्यक्षता में हुआ था। द्वितीय वैशाल 383 ईसा पूर्व में कालाशोक के समय में सब कामी की अध्यक्षता में हुआ था। तृतीय जो है पाटलिपुत्रा में 250 ईस्वी में अशोक के समय में हुआ था। मोगलीपुत्र तीस्ता इसका अध्यक्ष बना था। चतुर्थ जो है कुंडलवन कश्मीर में प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में कनिष्ठ के समय में हुआ था। और वसुमित्र जो है इसका अध्यक्ष बना था। फिर चलते हैं आगे महाजनपद। देखिए क्या था? अब ये महाजनपद के बारे में पढ़ना है तो यहाँ स्रोत है, यहाँ उसका विवरण है। तो अष्टाध्याय स्रोत जो है अष्टाध्याय ग्रंथ है, जिसका लेखक कौन है? पाणिनि। अष्टाध्याय ग्रंथ है जिसका लेखक कौन है? पाणिनि है। इसमें जो है 40 जनपदों का वर्णन मिलता है। कितने जनपदों का वर्णन मिलता है? तो 40 जनपदों का वर्णन मिलता है। उसके बाद धार्मिक साहित्य जो है बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ। बौद्ध ग्रंथ जो है साहित्य जो है बौद्ध साहित्य, जिसका अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों के बारे में मिलता है। और जैन साहित्य में कि जो है भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपदों के बारे में मिलता है। आज उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो देखिए क्या था? इधर लिखा महाजनपद, यहाँ उसका राजधानी है, यहाँ वर्तमान शहर जहाँ स्थान है जहाँ पर ये महाजनपद थे। तो पहला मगध, जो कि बिहार क्षेत्र में पड़ता है, बिहार में ही, जिसका राजधानी कहाँ था? गिरिब्रज, जैसी को राजगृह या फिर पाटलिपुत्र भी कहा जाता है। 3 राजधानी इसका था। क्या है? गिरिब्रज था, और फिर गिरिब्रज से उसका कहाँ? पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया गया। गिरिब्रज को ही राजगृह कहा जाता है। ये आज जो है अभी वर्तमान में बिहार के गया और पटना जिला है। मगध क्षेत्र कौन सा है? बिहार के पटना और गया जिला जो है आज का क्षेत्र मगध क्षेत्र में आता है। उसके बाद है काशी, जो कि वाराणसी इसका राजधानी था, जो कि आज के समय उत्तर प्रदेश के वर्तमान वाराणसी और इसके आसपास के क्षेत्र आता है। फिर उसके बाद क्या चीज़? बतस्य। क्या है? बतस्य का राजधानी क्या है? कौशाम्बी, जो कि आज के उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद क्षेत्र में आता है। कौन सा क्षेत्र? इलाहाबाद से। ये हमारे गौरव सर का साइन है, देख सकते हैं यहाँ गौरव सर का साइन है। फिर चलते हैं आगे, अगला पेज। फिर देखिए क्या है? अंगद। अंग का जो है राजधानी कहाँ है? चंपा। अंग का राजधानी क्या है? चंपा। और ये बिहार के मुंगेर और भागलपुर वाला जिला है। कौन सा जिला है? बिहार के मुंगेर और भागलपुर वाला जिला है। फिर है कौशल। कौशल का राजधानी श्रावस्ती, जो आज अयोध्या के नाम से जाना जाता है। और ये उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र की अयोध्या या फैजाबाद जो है के आसपास के क्षेत्र है। फिर बज्जी का जो है ये हम विदेह या मिथिला भी कहा जाता है, जो कि वैशाली इसका आ जाता है। इसका पूछा जाता है बज्जी का जो राजधानी कहाँ है? विदेह या मिथिला या वैशाली, जो कि आज गंगा नदी के उत्तर में नेपाल पहाड़ी क्षेत्र तथा बिहार के वैशाली जिला पाया जाता है। फिर है उसके बाद मल। तो मल का राजधानी जो है कुशीनारा था, या वह पावा था। कौन है? कुशीनारा व पावा, जो आज के बिहार के पटना जिले के आसपास के कुशीनगर एवं पावा क्षेत्र में फैला हुआ था, तथा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर देवरिया भी इसी में शामिल था। फिर क्या है? कम्बोज।
कम्बोज जो है रायपुर या हटक है। कम्बोज का राजधानी क्या है? रायपुर या हटक, जो कि आज जम्मू कश्मीर, अफगानिस्तान, पाकिस्तान तक फैला हुआ था। फिर फिर क्या है? गंधार। तो गंधार कहाँ है? गंधार का राजधानी था तक्षशिला, जो कि आज पूर्वी अफगानिस्तान, जिसमें काश्मीर घाटी, तक्षशिला भूभाग शामिल है। फिर है सुरसेन, जो कि आज का मथुरा, जो कि उत्तर प्रदेश के मथुरा वृंदावन के आसपास के क्षेत्र आता था। सुरसेन की राजधानी कहाँ है? मथुरा। फिर है अस्मक। अस्मक की राजधानी पोटन या पोटली भी कहा जाता है, जो आज दक्षिण भारत के गोदावरी नदी जो है, दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के तट के आसपास के क्षेत्र में होता है। और गोदावरी नदी को क्या कहा जाता है? दक्षिण भारत का गंगा भी कहा जाता है। गोदावरी नदी को क्या कहा जाता है? दक्षिण भारत का गंगा कहा जाता है, और ये दूसरी सबसे बड़ी नदी है। फिर है अवंती। अवंती का राजधानी कहाँ है? उज्जैनी था, या उज्जैन भी कहा जाता है। इसका उत्तरी अवंती उज्जैनी और दक्षिणी अवंती महिष्मती थी, और ये मध्य प्रदेश के उज्जैन नर्मदा घाटी के आसपास के क्षेत्र हैं। फिर उसके बाद है क्या चीज़ है? मत्स्य। मत्स्य का राजधानी विराटनगर था। मत्स्य की राजधानी कहाँ है? विराटनगर, जो कि आज राजस्थान जयपुर, भरतपुर और अलवर क्षेत्र पाया जाता है। और अलवर जो कि है करंट अफेयर का, अलवर जो है 100% बीमा करने वाला, 100% इंश्योरेंस करने वाला, जो बीमा करने वाला जिला राजस्थान का बन चुका है। फिर है कुरु। कुरु का राजधानी इंद्रप्रस्थ, जो कि दिल्ली, मेरठ और गाजियाबाद के आसपास के क्षेत्र आता है। फिर क्या है? चेंदी, जो कि इसका राजधानी है सोथिती या शक्तिमती, जो कि आज यमुना नदी के किनारे बुंदेलखंड और झांसी आता है। फिर उसके बाद है लास्ट क्या है? पांचाल। पांचाल जो है इसका राजधानी उत्तरी पंचाल, अहिलछे और दक्षिणी पंचाल कामपिल्य था, जो कि आज गंगा यमुना के मध्य रुहेलखंड, रायपुर, बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद जिला शामिल है। फिर उसके बाद देख लीजिए क्या है? राजवंश। महत्वपूर्ण राजवंश, उसका संस्थापक और उसका राजधानी। देखिए मौर्य वंश का संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य था। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। और उसका उस समय इसका राजधानी कहाँ था? पाटलिपुत्र था। उसके बाद शिशुनाग वंश का संस्थापक है शिशुनाग, और जिसका राजधानी कहाँ था? वैशाली था, जो कि हमारे बिहार था। फिर नंद वंश। नंद वंश का संस्थापक जो है महापद्म नंद था, और इसका राजधानी कहाँ है? पाटलिपुत्र, जो कि बिहार ही है। फिर है शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश का जो है संस्थापक कौन है? पुष्यमित्र शुंग। कौन है? शिशुनाग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग, जो कि राजधानी कहाँ था? पाटलिपुत्र। फिर हर्यक वंश का संस्थापक है बिंबिसार, और राजधानी कहाँ है? राजगिरी, जिसको राजगिरी ही भी हम बोलते हैं। उसके बाद सातवाहन वंश, इसका जो है संस्थापक कौन है? सिमुक, और राजधानी कहाँ? प्रतिष्ठान था, राजधानी प्रतिष्ठान। फिर कौवन वंश। कौवन वंश का शासक है वासुदेव, और राजधानी कहाँ है? पाटलिपुत्रा भी है। फिर है कुषाण वंश, और कुषाण वंश का जो शासक है कुजूल कडफिल्स, और इसका जो है राजधानी कहाँ? पुरुषपुर है, जो पटना को ही कहा जाता है। फिर है गुप्त वंश का जो है संस्थापक श्रीगुप्त है, और राजधानी कहाँ? पाटलिपुत्र है। हुन वंश का संस्थापक है तोरमान, और राजधानी कहाँ है? सियालकोट रखा था। हुन वंश का संस्थापक कौन है? तोरमान है, और ये जो है राजधानी सियालकोट है। फिर है वर्धन वंश का संस्थापक जो है पुष्यभूति है, और जो है राजधानी कहाँ था? थानेश्वर था। फिर है पांडल्य वंश। पांडल्य वंश का संस्थापक है नेडियोन, और राजधानी था मदुरै। चोल वंश का संस्थापक जो है विजाल्य था, और राजधानी है तंजौर। पल्लव वंश जो है इसका संस्थापक है सिंह वर्मन चतुर, और राजधानी है कांचीपुरम। चलते हैं फिर आगे। उसके बाद देखिए राजपूत वंश। राजपूत वंश का संस्थापक है दंती दुर्ग, और राजधानी कहाँ है? मान्यखेत। फिर है चालुक्य वंश। चालुक्य वंश का संस्थापक जो जिसको कल्याणी भी कहा जाता है तेलप द्वितीय, और राजधानी कहाँ है? कल्याणी, इसी को मानखेत भी कहा जाता है। फिर है चालुक्य, जो कि बादामी कहा जाता है। इसका जो है संस्थापक जयसिंह प्रथम है, और राजधानी कहाँ है? बतापी है। फिर चालुक्य बेगी, इसका संस्थापक है विष्णुवर्धन, और राजधानी कहाँ है? बेंगी। होयल्स वंश, इसका संस्थापक है विष्णुवर्धन, और राजधानी कहाँ बनाया था? द्वार समुद्र।
यादव वंश, यादव वंश का संस्थापक है यंश, वंश लिखा है गलती से यंश लिखा गया है, यादव वंश है का संस्थापक है भिलव पंचम और इसका जो राजधानी है देवगिरी है। फिर है कदम्ब वंश, इसका संस्थापक जो है मयूर शर्मन है और राजधानी कहाँ है बनवासी है। फिर उसके बाद जो है काकतीय वंश, जिसका संस्थापक जो है बीटा प्रथम है और राजधानी कहाँ है अमकोंड है। फिर है गंग वंश, जो कि संस्थापक है वज्रहस्त पंचम और राजधानी है कुबलाल व पदकांड। पाल वंश उसके बाद आता है जिसका राजधानी है गोपाल और राजधानी है मुंगेर। फिर आ गया सेन वंश, सेन वंश का जो है संस्थापक सामंत सेन है और राजधानी लखनऊती बनाया था। और ये बात याद रखना, यही पाल वंश के संस्थापक गोपाल ने क्या किया था, गोपाल ने धर्मपाल नालंदा विश्वविद्यालय को बनवाया था और विक्रमशिला विश्वविद्यालय का जो है उसका एक और विश्वविद्यालय का जिसका मरम्मत करवाया था। फिर है वर्मन वंश, इसका संस्थापक है पुष्य वर्मन और जो है राजधानी प्रयाग ज्योतिषपुरम बनाया था। फिर है गुज्जर प्रतिहार, जिसका वंश संस्थापक है नागभट्ट प्रथम, राजधानी कहाँ है कन्नौज। फिर है गहरवाल वंश, जिसका जो है संस्थापक चंद्रदेव और राजधानी कन्नौज। चौहान वंश का संस्थापक कौन है, वासुदेव है। चौहान वंश का संस्थापक कौन है, वासुदेव है और राजधानी कहाँ अजमेर है। चौहान वंश का संस्थापक कौन है, वासुदेव है और राजधानी कहाँ अजमेर है। फिर है परमार वंश, जिसका संस्थापक जो है उपेंद्र है और राजधानी है धारा नगरी। चंदेल वंश का संस्थापक है ननकू और राजधानी है खजुराहो। फिर है सोलंकी वंश, जिसका संस्थापक है मूलराज और जो है राजधानी है अहिलवाड़ा। फिर क्या है कलचूरी वंश, जिसका संस्थापक है कोकल और जो है राजधानी है त्रिपुरी। फिर आया गुलाम वंश, जिसका संस्थापक कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक जो इल्तुतमिश का गुलाम था और राजधानी कहाँ बनाया था, दिल्ली। फिर आया शालुक वंश, जिसका संस्थापक है नरसिंह और राजधानी कहाँ है विजयवाड़ा। तुगलक वंश, जिसका संस्थापक है गयासुद्दीन तुगलक और राजधानी कहाँ है दिल्ली। सैयद वंश, जो कि संस्थापक है खिज्र खान, राजधानी कहाँ है दिल्ली। लोदी वंश, जिसका संस्थापक है बहलोद लोदी, राजधानी कहाँ दिल्ली। फिर संगम वंश का संस्थापक कौन है, हरिहर एवं बुक्का, हरिहर प्रथम और बुक्का प्रथम जो है राजधानी कहाँ बना है विजयनगर। फिर उसके बाद है खिलजी वंश का संस्थापक कौन है, जलाउद्दीन खिलजी होगा, इधर बता दिए हम। लोदी वंश का बहलोद लोदी। तुगलक वंश का गयासुद्दीन तुगलक, जिसमें कंफ्यूजन नहीं होना, देखिए तुगलक वंश का गयासुद्दीन तुगलक, खिलजी वंश का जलालुद्दीन खिलजी है, दोनों का राजधानी दिल्ली ही था। उसके बाद है तुलुब वंश, इसके बाद क्या आया तुलुब वंश, जिसका संस्थापक है वीर नरसिंह, राजधानी विजयनगर था। बीरू वंश, जिसका संस्थापक है तिरुमल और राजधानी है पेनुकोंडा। उसके बाद है बहमनी वंश, जिसका संस्थापक है हसनगंगू और राजधानी कहाँ बनाया है बीदर, जिसको गुलबर्गा कहा जाता है। फिर है आदिल शाही वंश, जिसका संस्थापक है आदिल शाह, राजधानी बीजापुर। निजाम शाही, जिसका मलिक अहमद संस्थापक है अहमदनगर राजधानी है। मुगल वंश संस्थापक कौन है, बाबर है और राजधानी जो है आगरा दिल्ली बनाया था। फिर है भोसले, लास्ट वंश है भोसले वंश, जिसका संस्थापक है छत्रपति शिवाजी, ये पूछा जाता है भोसले वंश के संस्थापक कौन है, छत्रपति शिवाजी है, महाराज है और राजधानी कहाँ है रायगढ़ है। फिर चलते हैं कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन पढ़ते हैं। कांग्रेस की संस्थापना किसने किया था, तो एलन एक्टोलियम हुम, जिसको शॉर्ट में AO ह्यूम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, AO ह्यूम कहा जाता है। स्थापना 1985 में हुआ। इससे पहले जो है इसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ नाम था। क्या नाम था, भारतीय राष्ट्रीय संघ नाम था, जो कि 1884 में स्थापना हुआ था। कब हुआ था, 1800 पहले जो है शुरू में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था और स्थापना 1884 में हुआ था। लेकिन बम्बे में अगले साल जो बम्बे में 1885 में जब इसका अध्यक्षता हुआ, जिसका अध्यक्ष WC बनर्जी किए थे और जो सचिव बने थे AO ह्यूम,
अध्यक्ष WC बनर्जी किए थे। इसी अधिवेशन में जो है भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया था, दादा भाई नौरोजी के परामर्श पर उसके कहने पर। फिर उसके बाद कांग्रेस के संबंध में कुछ कथन भी कहा, सिद्धांत भी कहा जाता है, जैसे सेफ्टी वाल थ्योरी कौन दिया था, लाला लाजपत राय बोला था, और स्रोत कहाँ से आया था, यंग इंडिया पत्रिका से आया था। कौन सा, यंग इंडिया, जो कि महात्मा गांधी का है, लिखा रहेगा देखिए, यंग इंडिया पत्रिका किसका है, तो महात्मा गांधी का, लेकिन पूछा जाता है द यंग इंडिया, द यंग, क्या पूछा जाएगा, द यंग इंडिया पूछा जाएगा, द यंग इंडिया किसका है, तो मौलाना मजरुल हक का, दो नहीं लगा रहेगा तो गांधी जी का है। फिर पूछा जाता है संयंत्र का सिद्धांत कौन दिया था, तो RP दत्त दिया था, रमेश चंद्र दत्त दिया था, RP दत्त दूसरा है, रमेश चंद्र नहीं, RP दत्त ने दिया था। फिर है लाइटिंग कंडक्टर का सिद्धांत कौन दिया था, गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था, कांग्रेस क्या है, एक लाइटिंग कंडक्टर का सिद्धांत गोपाल कृष्ण गोखले ने दिया था। फिर कांग्रेस के समय के वायसराय कौन है, लॉर्ड डफरिन था, जो कि 1800 कब से, लॉर्ड डफरिन जो था 1884 से 1888 तक कांग्रेस की भारत में वायसराय के पद पर रहे। कब से कब तक रहे, 1884 से 1888 तक रहे, वायसराय के पद पर रहे थे। कौन, डफरिन रहे थे। लॉर्ड डफरिन का कथन क्या था, डफरिन ने कहा था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस क्या है, देशद्रोही का फैक्ट्री, देशद्रोह का क्या है, फैक्ट्री कहा था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को। इसका जो है संस्थापना कौन किया था, अभी बताएं, एलन ऑक्टोनियम ह्यूम ने किया था, जो कि ICS अधिकारी था। कैसा था, ICS अधिकारी था, जो कि 1882 में ICS पद से रिटायर होने के बाद इसकी स्थापना किया था। फिर चलते हैं अगले पर पेज की तरफ। फिर देखिए यहाँ क्या है, कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन, पहला अधिवेशन बताइए दिए थे 1885 में हुआ था, कहाँ हुआ था, बम्बे में हुआ था, होने वाला कहाँ था, पुणे में था, लेकिन फ्लैग फैल जाने के कारण उसको बम्बे स्थानांतरित कर दिया था, जिसका अध्यक्षता WC बनर्जी ने किया था, और उसका सचिव कौन बने थे, तो ये एलन ऑक्टोनियम ह्यूम, जो AO ह्यूम सचिव बने थे। उसके बाद जो है दूसरा अधिवेशन 1986 में, दिसंबर 1986 में कलकत्ता में हुआ था, जिसका अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी हुए थे, और ये प्रथम जो है फारसी या गैर हिंदू अध्यक्ष कहा जाता है इसको। इस समय क्या होता, नेशनल एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस का राष्ट्रीय अध्यक्ष में कांग्रेस में विलय हो गया था। फिर 1887 में मद्रास में हुआ था, जिसका जो है तीसरा सम्मेलन हुआ था, बदरुद्दीन तैयबी, और ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। कौन थे, ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे कांग्रेस का। फिर 1887 हो गया, 1888 में इलाहाबाद में हुआ था, जॉर्ज यूलो, और ये प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष बने थे। इसका क्या बने थे, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष बने थे ये। इस अधिवेशन में पहली बार लाला लाजपत राय ने हिंदी में भाषण दिया था। किसमें भाषण दिया था, हिंदी में भाषण दिया था। उसके बाद 1889 में बम्बे में इसका चौथा अधिवेशन हुआ, पांचवा अधिवेशन हुआ, और विलियम बेडरवन को जो है अध्यक्ष बना था। ये इंग्लैंड में कांग्रेस के दृष्टिकोण का प्रचार करने के लिए प्रतिनिधि मंडल भेजने का फैसला लिया। फिर है 1890 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ, जो फिरोज शाह मेहता, कौन बना था, फिरोज शाह मेहता बना था इसका अध्यक्ष। कहाँ हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। इस अधिवेशन में क्या हो, कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली बार स्नातक महिला जो है कादम्बिनी गांगुली ने कांग्रेस अधिवेशन में को संबोधित किया था, मंच से भाषण दिया था। कौन दिया था, जो कि पहला महिला स्नातक जो था कादम्बिनी गांगुली, इसने 1990 में, जो कि फिरोज शाह मेहता उस समय अध्यक्ष थे, कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था, जिसमें इन्होंने संबोधित किया। फिर है 1896 महत्वपूर्ण है, 1891, 92, 93 महत्वपूर्ण नहीं है, बस 93 याद करना है। दादा भाई नौरोजी जो है इसका अध्यक्ष बने थे, 3 बार दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष बने थे। पहला बता दिए हैं 1886 में, दूसरा 1993 में, और तीसरा पहला जो है कब बने थे, 1886 में, दूसरा जो है 1893 में, और तीसरा जो है 1906 में। कब बने थे, 1906 में। 3 बार जो है दादा भाई नौरोजी ने अध्यक्ष बना था कांग्रेस का, और ग्रैंड ओल्ड ऑफ इंडिया भी दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। फिर 1896 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था, और ये रहमतुल्लाह M. सयानी ने किया था।
पूछा जाता है ये रहमतुल्लाह। अब इसी में क्या है, वंदे मातरम जो है कि आज मेरा राष्ट्रीय गान जो है, राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम, इसका गाया गया था पहली बार कब, तो 1896 के अधिवेशन जो कलकत्ता में रहमतुल्लाह एम सयानी की अध्यक्षता में हुआ था। फिर 1905 ये पूछा जाता है, जिसका अध्यक्ष जो कहाँ हुआ था, बनारस में, ये गोपाल कृष्ण गोखले के समय अध्यक्ष बने थे। मात्र एक बार अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति है गोपाल कृष्ण गोखले। और इस समय बंग भंग आंदोलन की आलोचना हुआ था, जो कि 1905 में बंग भंग आंदोलन चलाया जा रहा था बंगाल विभाजन के समय। फिर बताइए ही 1906 में कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष होने था। इसमें स्वराज शब्द जो है, स्वशासन शब्द का कांग्रेस के मंच से प्रथम बार प्रयोग किया गया था। किसमें, 1906 के अधिवेशन। अब पूर्ण स्वराज अगर पूछा जाएगा तो कब, 1929 में। पूर्ण स्वराज कब पूछा जाएगा, तो 1900 सिर्फ स्वराज रहेगा तो 1906 में कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी। लेकिन पूर्ण स्वराज जो है 1929 में लाहौर अधिवेशन में पूछा जाएगा। कहाँ, लाहौर में। फिर चलते हैं आगे। आप देखिए 1907 में कब, तो 1907 में सूरत में राज बिहारी बोस कांग्रेस बने थे। अब इसमें क्या हुआ, नरम दल और गरम दल के बीच वो जो हो गया, अध्यक्ष पद के लेकर विवाद हो गया था। नरम दल वाला चाहते थे राज बिहारी बोस अध्यक्ष बने, जबकि गरम दल वाला चाहते थे हमारे जो है तिलक, कौन, तिलक साहब जो है अध्यक्ष बने, बाल गंगाधर तिलक वाला अध्यक्ष बने। लेकिन जीते कौन, नरम दल के नेता राज बिहारी बोस जीते थे, जिसके कारण नरम दल और गरम दल में आपस में विवाद हो गया और कांग्रेस का ये विभाजन का, नरम दल और गरम दल अलग अलग हो गए। फिर उसके बाद 1911 में कब, 1911 में जो है कलकत्ता में अधिवेशन हुआ, जो कौन है, पंडित बीसन नारायण धड़, पंडित बीसन नारायण धड़ इसका अध्यक्ष बने थे। और इसमें क्या है, जनगण मन गाया गया था। 1911 में जनगण मन गाया गया था। कब गाया गया था, तो 1911 में। और इस समय किसके स्वागत में गाया गया था, जॉर्ज पंचम के समय में, क्योंकि 1911 में प्रथम दिल्ली दरबार भी लगा था। तो 1911 में तृतीय दिल्ली दरबार कौन लगा था, 1911 में तीसरा दिल्ली दरबार लगा था। इससे पहले 3 बार दिल्ली दरबार लग चुका है, 3 बार लगा था। पहला जो है पहला दिल्ली दरबार कब लगा, तो पहला दिल्ली दरबार जो है 1877 में लगा था। दूसरा दिल्ली दरबार जो है 1903 में लगा था करजन के समय। और तीसरा जो है 1911 में लगा। इस समय जो है कौन था वायसराय, लॉर्ड लिटन था, लिटन। इस समय जो है 1903 के समय करजन था और इस समय लॉर्ड हार्डिंग था। 1911 के समय कौन था, लॉर्ड हार्डिंग वायसराय था। और याद रखिएगा पंडित बीसन नारायण धड़ की अध्यक्षता में सम्मेलन हुआ था। इसमें जो पहली बार जनगण मन गाया गया था। फिर आया 1916 का लखनऊ अधिवेशन, ये सबसे महत्वपूर्ण अधिवेशन है, जैसे एक माना जाता है। 1906 कहाँ हुआ था, लखनऊ में, जिसका अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। इसमें नरम दल गरम दल भी एक हो गया, कांग्रेस और मुस्लिम का ये समझौता हुआ था। और तिलक जो है, स्वराज मेरा जन्म शीघ्र अधिकार है, स्वराज मेरा जन्म शीघ्र अधिकार है, यह नारा इसी में दिया था। और इसी आंदोलन में जो है बिहार के किसान राजकुमार शुक्ल जो है गांधी जी से मिलने लखनऊ गए थे। और इसी आंदोलन में प्रथम बार एक किसान राजकुमार शुक्ल को मंच से संबोधित करने के लिए मौका मिला था। और ये पूछा जाता है, स्वराज मेरा जन्म शीघ्र अधिकार है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, किसने दिया था नारा, बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। फिर आया 1917 का कलकत्ता अधिवेशन, जिसमें पहली बार महिला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना था। कब बना था, 1917 में बना था प्रथम महिला, कौन, एनी बेसेंट। लेकिन प्रथम भारतीय महिला पूछा जाएगा तो 1925 में, जो कि आगे हम बताएंगे, सरोजिनी नायडू बनी है। क्या, फिर आ गया 1920 में 2 अधिवेशन हुआ था, एक विशेष अधिवेशन और एक जो है सामान्य अधिवेशन। तो नागपुर में हुआ था सामान्य अधिवेशन, जिसका जो है अध्यक्ष सी विजय राघवाचार्य ने किया था। कांग्रेस ने पहली बार देशी रियासतों के लिए प्रतिनिधि घोषित किया था, घोषित किया था। उसके बाद 1920 में आ गया विशेष अधिवेशन, जो कलकत्ता में बुलाया गया था। विशेष अधिवेशन कहाँ बुलाया गया था, कलकत्ता में। और लाला लाजपत राय, लाल बाल पाल, नाम सुने हैं ना, लाल बाल पाल, इस तीनों गरम दल के नेता थे, जिसमें से मात्र लाला लाजपत राय जो है एक ही बार अध्यक्ष बन पाए, बाल गंगाधर तिलक और जो बिपिन चंद्र पाल। देखिए लाला लाजपत लाल किसको कहा, लाला लाजपत राय को बाल गंगाधर तिलक, और बिपिन चंद्र पाल को लाल बाल पाल, ये तीनों गरम दल के नेता थे।
जिसमें से मात्र एक बार जो है तीनों में से एक ही बन पाया कौन, तो लाला लाजपत राय, वही विशेष अधिवेशन का अध्यक्ष बन पाया कलकत्ता में 1920 ईस्वी। और इसमें असहयोग आंदोलन शुरू करने की स्वीकृति मिला, क्योंकि 1920 में जो हुआ था असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। और 1924 आ गया, एकमात्र अधिवेशन 1924 जो कि बेलगांव में हुआ था, जिसका अध्यक्ष महात्मा गांधी ने किया था। जिसका अध्यक्ष कौन किए थे, महात्मा गांधी। एकमात्र अधिवेशन जो बेलगांव में हुआ था, जिसका अध्यक्ष कौन बने थे, महात्मा गांधी। लेकिन महात्मा गांधी जो सबसे प्रथम बार जो 1901 के अधिवेशन में जो गांधी जी कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल हुआ था। कब, 1901 के जो अधिवेशन हुआ था, गांधी जी उसमें शामिल थे। और गांधी जी लौटे कब, दक्षिण अफ्रीका से, तो 1915 में लौटे। कब लौटे, तो 1915 में लौटे। और 1 साल तक गोपाल कृष्ण गोखले ने इसको सलाह दिया कि पूरे भारत घूमने के लिए। फिर आ गया 1925 के कानपुर अधिवेशन, जिसके बारे में पहले ही बता चुके हैं। कौन सा अधिवेशन है, कानपुर अधिवेशन, जिसका अध्यक्ष था सरोजिनी नायडू की, जो कि प्रथम भारतीय महिला है। प्रथम भारतीय महिला और द्वितीय महिला अध्यक्ष है, लेकिन भारतीय प्रथम होगा। फिर आ गया 1927 जो कि मद्रास अधिवेशन था, जिसका एम.एन. अंसारी ने अध्यक्षता किया था। और इसमें स्वाधीनता की मांग किया गया था और साइमन कमीशन का बहिष्कार का जो है इसी अधिवेशन में, मद्रास के अधिवेशन 1927 में जो है पारित किया गया था। फिर आ गया 1929, इससे पहले 1928 हुआ था, जिसका अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू ने किया था 1928 में। अब इसमें क्या था, तो पूर्ण स्वाधीनता की मांग नहीं की, तो बल्कि इसमें क्या था, जो है कांग्रेस इसमें ब्रिटेन के अधीन स्वराज की मांग किया था। लेकिन 1929 में जब उसको ठुकरा दिया, तो 1929 में लाहौर में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का अधिवेशन बुलाया गया और इसमें पूर्ण स्वराज्य की मांग रखा गया। किसका मांग रखा गया, पूर्ण स्वराज्य की मांग था, प्रस्ताव रखा गया। फिर आगे चलते हैं, उसके आगे यहाँ देखिए, फिर देखिए आगे क्या था। इसी में जो है 1929 के अधिवेशन में सबने अवज्ञा आंदोलन की अनुमति मिला था। फिर 1929 का कराची अधिवेशन हुआ था, जिसका अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। और इसको क्या कहा जाता है, लौह पुरुष कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या कहा जाता है, लौह पुरुष कहा जाता है। इसमें क्या हुआ, मूल अधिकार का प्रस्ताव पारित हुआ और गांधी इरविन समझौता का अनुमोदन भी हुआ। जो इस अधिवेशन का गांधी इरविन जो समझौता हुआ, जिसको 5 मार्च 1931 को इसी अधिवेशन के द्वारा हुआ था। फिर आ गया 1936, सबसे अधिक बार जो है कांग्रेस का अध्यक्ष बनने का रिकॉर्ड जवाहरलाल नेहरू के पास है, जो 7 बार अध्यक्ष बने। कितने बार अध्यक्ष बने, तो 7 बार अध्यक्ष बने, जिसमें से 3 बार सामने में दिख रहा है। एक बार जो 1929 में, फिर 36 में, 37 में और आज़ादी के बाद भी बने थे। और इससे पहले बताते हैं, हम गिना भी देते हैं, आगे चलते हैं, उसके बाद बता देंगे। इस लगभग जो है कितने 7 बार अध्यक्ष बने, जो कि सबसे अधिक बार जवाहरलाल नेहरू बने। तो देखिए दूसरी बार कब बने, तो 1936 के लखनऊ अधिवेशन में, जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत का समस्या को हल करने का कुंजी बताया। फिर है 1937 में फैजपुर में हुआ, जहां जवाहरलाल नेहरू ही अध्यक्ष बने। और प्रथम अधिवेशन ये जो था 1937 का फैजपुर, जो कि गांव में हुआ था। इससे पहले सब का सब शहर में अधिवेशन हुआ था, लेकिन फैजपुर एकमात्र अधिवेशन 1937 का जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था, जो कि गाँव में हुआ था। उसके बाद ये तो सब लोग जानते हैं, हरिपुरा और त्रिपुरा। हरिपुरा अधिवेशन 1938 में हुआ था, सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ था। और राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया, जिसका अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। फिर क्या था, 1939 में त्रिपुरा में अधिवेशन हुआ था। सुभाष चंद्र बोस जीते, लेकिन क्या था, गांधी जी से विवाद होने के कारण सुभाष चंद्र बोस ने इस पद से त्याग दे दिया। तत्पश्चात राजेंद्र प्रसाद को यह इसका अध्यक्ष बनाया। जीता तो था कौन, सुभाष चंद्र बोस, लेकिन ये त्याग देने के कारण राजेंद्र प्रसाद को जो है अध्यक्ष बनाया गया था। और ये पूछा जाता है सबसे अधिक बार कांग्रेस का अध्यक्ष बनने का रिकॉर्ड किसके पास है, तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के पास है, जो कि 6 वर्षों का है। और कब से, तो 1940 से 1945 के बीच तक बना रहा। कहाँ बना था, ये बिहार के, अभी वर्तमान झारखंड, उस समय बिहार में था, आज का वर्तमान झारखंड में है, कि रामगढ़ में बना था। और ये दूसरा रिकॉर्ड भी है इसके पास, जो सबसे कम उम्र के व्यक्ति जो थे, यही मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, जो कि 1923 में जो कांग्रेस का प्रथम बार अध्यक्ष बने थे। दूसरी बार कब बने, 1940 में बने, और सबसे अधिक समय तक के लिए बने, और सबसे कम उम्र में 1923 में बने थे। उसके बाद 1946 में मेरठ में JB कृपलानी, और ये आज़ादी के समय के प्रथम अध्यक्ष थे, क्योंकि 1947 में
आज़ादी हो गया 1947 में, इसका अधिवेशन हुआ नहीं डायरेक्ट। उसके बाद आज़ादी के बाद 1948 में अधिवेशन हुआ। तो आज़ादी के समय अध्यक्ष कौन थे? तो JB कृपलानी थे, जो कि मेरठ में बने थे, और 1948 जब तक उसका अधिवेशन 1948 में नहीं हुआ तब तक बने रहे। उसके बाद क्या था, 1948 में जयपुर राजकोट में हुआ था, जिसका अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया बने थे, जो कि स्वतंत्रता के बाद प्रथम अध्यक्ष थे। और इसी को जो है सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में त्रिपुरा अधिवेशन में हराया था, जो कि गांधी जी के द्वारा ये कहे गए थे। फिर उसके बाद चलते हैं आगे, कुछ जो है पुस्तक है उसके महत्व लेखक हैं। देखिए पुस्तक क्या है? पंचतंत्र। पंचतंत्र का लेखक कौन है? विष्णु शर्मा है। पंचतंत्र का लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। फिर है मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम का लेखक कौन है? शूद्रक है। मृच्छकटिकम का लेखक है शूद्रक। फिर है कादम्बरी का लेखक है बाणभट्ट। तो कादम्बरी का लेखक कौन है? बाणभट्ट है। फिर भागवत गीता जो है महाभारत, श्रीमन भागवत गीता का लेखक कौन है? महाभारत का वेद व्यास। श्रीमन भागवत गीता का लेखक कौन है? वेद व्यास है। फिर अष्टाध्याय सूत्र पाठ का जो पाणिनि। अष्टाध्याय का लेखक कौन है? पाणिनि। अर्थशास्त्र का चाणक्य, सब जानते हैं। मेघदूत का कालिदास है। फिर उसके बाद जो है 10 कुमार चरित्रम कौन है? 10 कुमार चरित्रम का लेखक कौन है? डांडी है। फिर चलते हैं आगे, बुद्ध चरित्रम का लेखक कौन है? अशोक घोष है। बुद्ध चरित्रम का लेखक कौन है? अशोक घोष। फिर गीत गोविंद का लेखक कौन है? जयदेव। ये सबसे ज़्यादा बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये। जयदेव। गीत गोविंद का लेखक कौन है? जयदेव है। गीत गोविंद का लेखक कौन है? जयदेव है। फिर है शाहनामा का लेखक कौन है? फिरदौसी। शाहनामा का लेखक कौन है? फिरदौसी है। शाहनामा का फिरदौसी। फिर है हुमायूंनामा कौन लिखा है? गुलबदन बेगम ने लिखा है। हुमायूंनामा कौन लिखा है? गुलबदन बेगम ने लिखा है। हुमायूंनामा किसने लिखा है? गुलबदन बेगम ने लिखा है। फिर है तरंजनी कौन है? राज तरंगनी कौन है? राज तरंगनी का लेखक कौन है? कल्हन है। राज तरंगनी का लेखक कौन है? कल्हन है। राज तरंगनी का लेखक कौन है? कल्हन है। फिर है पद्मावत का लेखक कौन है? मोहम्मद मलिक मोहम्मद जैसी है। पद्मावती का लेखक कौन है? मलिक मोहम्मद जैसी है। आईने अकबरी या इसी को अकबरनामा का लेखक कौन है? अब्दुल फजल है। अब्दुल फजल है। किताब उल हिंद का लेखक कौन है? अब अल बरूनी है। किताब उल हिंद का लेखक कौन है? अल बरूनी है। फिर है बाबरनामा कौन है? बाबरनामा का लेखक कौन है? बाबर स्वयं है, जो इसको तुजुकी या बाबरी भी कहा जाता है, या बाबरनामा। गीतांजलि का लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर है। भारत भारती का लेखक कौन है? मैथिली शरण गुप्त है। भारत भारती का लेखक है मैथिली शरण गुप्त है। फिर लाइफ डिजाइन एक्सेस ऑन गीता का लेखक कौन है? अरविंद घोष है। लाइफ डिवाइस एक्सेस ऑन गीता का लेखक कौन है? अरविंद घोष है। फिर चलते हैं अगला पेज की तरफ। फिर देखिए क्या है, कामायनी का लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद है। कामायनी का लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद है। उसके बाद है गोदान गवन कर्मभूमि रंगभूमि का लेखक कौन है? प्रेमचंद्र है। गोदान गवन कर्मभूमि रंगभूमि का लेखक, सबका लेखक कौन है? प्रेमचंद्र है। गीता रहस्य आर्कटिक होम ऑफ द वेदांत, इसका लेखक है बाल गंगाधर तिलक। ये पूछा जाता है। गीता रहस्य भी उन्हीं का है। आर्कटिक होम ऑफ वेदास का लेखक कौन है? बाल गंगाधर तिलक है। आर्कटिक होम ऑफ द वेदास का लेखक बाल गंगाधर तिलक है। हिंद स्वराज का लेखक महात्मा गांधी, जो 1909 में हुआ था। हिंद स्वराज का लेखक कौन है? महात्मा गांधी। तो इंडियन स्ट्रगल किसका आत्मकथा है? सुभाष चंद्र बोस का आत्मकथा है, जो सुभाष चंद्र बोस ने स्वयं लिखा है, इंडियन स्ट्रगल। फिर आ जाते हैं कुछ प्रमुख युद्ध हैं। कुछ प्रमुख युद्ध के बारे में जानते हैं। देखिए दशराज का युद्ध किस समय हुआ? वैदिक काल में हुआ। दशराज का युद्ध किस समय में हुआ था? तो वैदिक काल में हुआ था। और फिर क्या था? राजा सुदास कौन है? राजा सुदास, वो 10 राजाओं का संग सुदास की जीत हुआ था। तो दशराज का युद्ध किस काल में हुआ? वैदिक काल में हुआ था। किस किस के बीच में हुआ था? तो राजा सुदास और 10 राजा के बीच में हुआ था। 10 राज के बीच में हुआ था, जिसमें सुदास ने जीत लिया था, दशराज हार गया था। फिर उसके बाद हाइडेस्पीज का युद्ध हुआ था, झेलम नदी के किनारे हुआ था। कब हुआ था? 1526 ईस्वी पूर्व। किसके बीच में हुआ था?
तो सिकंदर व पोरस के बीच में हुआ था, जिसमें सिकंदर जीत गया था। कौन जीता था? सिकंदर जीता था। जो पोरस जो है भारतीय शासक था, उसके बीच में हुआ था, और सिकंदर विदेशी आक्रमण करता था, जो कि जीत गया था। फिर उसके बाद कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था। पहले जो है सिकंदर कब आया? तो 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने लड़ा था भारत से। अब बताइए हमको 326 में, कब? 326 में भारत पर आक्रमण किया, पोरस को जीता। अब इसी अंग्रेज ने लिखा, वास्को डी गामा जो है 1498 ईस्वी में, कब? 1498 ईस्वी में भारत का खोज किया। एक सेकंड, क्या हुआ? ये सिकंदर 326 में, जबकि अंग्रेज ने लिखा वास्को डी गामा ने 1498 में भारत का खोज किया। क्या बताइए सत्य? जब भारत पहले था नहीं तो ये युद्ध कैसे किया, जीता कैसे? अगर ये पहले से था तो खोजा कैसे? दोनों में से तो कोई एक क्या है, विरोधाभास है। फिर कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में अशोक व कलिंग के बीच हुआ था, जिसमें कलिंग हार गया, अशोक जीत गया था। कब हुआ? 261 ईसा पूर्व में हुआ था, अशोक और कलिंग के बीच। 326 में सिकंदर पोरस के बीच में सिकंदर जीता था, झेलम नदी के किनारे। फिर तराइन का प्रथम युद्ध जो है 1911, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था तराइन का प्रथम युद्ध, जो कि 1191 ईस्वी में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीता। कौन जीता था? पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद गौरी हारा। फिर दूसरा तराइन का द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ? 1192 में हुआ था। इस युद्ध में भी किसके बीच हुआ? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था, जिसमें कौन जीत गया? मोहम्मद गौरी जीता था। पृथ्वीराज चौहान हार गया था, उसको धोखा दे दिया था। फिर उसके बाद आता है, कौन आता है? चंदावर का युद्ध, जो कि 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में हुआ, जिसमें मोहम्मद गौरी जीत गया। किसके बीच में? जयचंद। यही धोखा दिया था किसको? पृथ्वीराज चौहान को। पृथ्वीराज चौहान को यही जयचंद जो है धोखा दे दिया था, जिसके कारण पृथ्वीराज चौहान हार गया। और फिर दोनों मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में युद्ध हुआ, जिसमें मोहम्मद गौरी जीता, इसको भी हरा दिया। फिर पानीपत का युद्ध हो गया 1526 में। प्रथम युद्ध पानीपत का 3 युद्ध हुआ था, जिसमें पहला है 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर जीता, इब्राहिम लोदी हार गया। फिर आया उसके बाद खनमा का युद्ध। ये लगातार 3-4 को युद्ध चलता है, इसको याद करने का ट्रिक भी है। बाबर आया, पानी पिया, खाना खाया, चला गया। देखिए, बाबर ने क्या? पानी पिया, पानीपत का युद्ध, खाना खाया, खनमा का युद्ध, चला गया, चंदेरी का युद्ध, घर का युद्ध। ऐसे करके लगातार 3-4 युद्ध बाबर ने लड़ा था। खनवा के युद्ध किसके बीच? बाबर और राणा सांगा के बीच में युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर जीता था। फिर देखिए, शॉर्ट नोट से तो उतना नहीं दिया गया है। फिर ताली कोटा, जो कि राक्षस तंगड़ी का युद्ध जो है 1565 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? दक्कनी सल्तनत व विजयनगर साम्राज्य के बीच में हुआ था, जिसमें दक्कनी सल्तनत जीत गया था। फिर उसे कर्नाटक का प्रथम युद्ध, जो कि देखिए उसके बाद क्या हुआ? कर्नाटक का प्रथम युद्ध जो है 1746 से 48 के बीच चला था, और ये जो है इसके 48 में जो है ऑक्स लॉ सेप्ले की संधि द्वारा रुक गया था 1748 में, और अंग्रेजों और फ्रांसीसी के मध्य हुआ था। किसके बीच हुआ था? अंग्रेज और फ्रांसीसी के मध्य हुआ था। फिर कर्नाटक का दूसरा युद्ध जो हुआ था 49 से 54 के बीच चला था, ये भी अंग्रेज और फ्रांस के बीच हुआ था, और ये जो है युद्ध पुडुचेरी की संधि द्वारा समाप्त हुआ। किस संधि द्वारा? पुडुचेरी की संधि द्वारा कर्नाटक का दूसरा युद्ध खत्म। प्रथम युद्ध 46 से 48 तक, दूसरा 49 से 54 तक, 1749 से 54 तक ये पुडुचेरी के द्वारा खत्म हुआ दूसरा, और ये पहला जो है सेपेल की संधि द्वारा खत्म हुआ। तो चलते हैं आगे। फिर है कर्नाटक का तीसरा युद्ध, जिसको सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, ये जो है 1757 तो भारत में लगा, लेकिन इससे पहले भी फ्रांस और ब्रिटेन में चल रहा था पहले से ही। 1757 से 73 तक कर्नाटक में युद्ध हुआ, जो कि आयरकूट अंग्रेज व लिली जो फ्रांसीसी सेना के मध्य हुआ था, और पेरिस की संधि द्वारा ये समाप्त हुआ। किस संधि द्वारा? पेरिस की संधि द्वारा समाप्त हुआ। इसी समय जो है प्लासी का युद्ध भी हुआ था,
कौन सा युद्ध हुआ था? प्लासी युद्ध 1757 में हुआ था। अंग्रेज एक तरफ से अंग्रेज लड़ रहा था, इधर से एक तरफ से सिराजुद्दौला लड़ रहा था, जिसमें जो हुआ अंग्रेज जीत गया और सिराजुद्दौला हार गया। फिर पानीपत का तीसरा युद्ध, पहला बता दिए 1526 में, दूसरा 1561 में और तीसरा 1526 में, दूसरा 1556 में। पहला कब हुआ? 1526 में, दूसरा 1556 में, तीसरा 1761 में। पानीपत का 3 युद्ध हुआ था। अब इस तीसरा युद्ध किसके बीच में हुआ था? पानीपत का तीसरा युद्ध जो अहमद शाह अब्दाली व मराठा के बीच हुआ था, जिसमें अहमद शाह जीत गया था। उसके बाद बक्सर का युद्ध आया। बक्सर का युद्ध जो हुआ 1764 ईस्वी में हुआ था। अंग्रेज व मीर कासिम और सुजादुद्दौला शाह आलम द्वितीय सब मिलकर लड़ा था, जिसमें अंग्रेज का जीत हुआ था। और इसमें यही जो है मीर जाफ़र ने धोखा दे दिया था। तो मीर जाफ़र ने धोखा दे दिया था मीर कासिम को। इसका सेनापति था मीर जाफ़र। फिर देखिए प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1789 से 69 के बीच में हुआ था, जो अंग्रेज और हैदर अली जो कि टिप्पू सुल्तान के पिताजी थे उनके बीच में हुआ था। और ये संधि जो है मद्रास की संधि द्वारा समाप्त हुआ। फिर दूसरा अंग मैसूर युद्ध जो है 1780 से 84 तक हैदर अली और उसके साथ टिप्पू सुल्तान भी थे, लेकिन हैदर अली की मृत्यु के बाद टिप्पू सुल्तान शासक बने और ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य हुआ था, जो कि मंगलोर की संधि द्वारा 1784 में समाप्त हुए थे। द्वितीय मैसूर युद्ध, प्रथम मैसूर युद्ध जो है मद्रास की संधि द्वारा समाप्त हुआ था। तीसरा बार जो हुआ तृतीय अंग मैसूर युद्ध जो है 1790 से 92 में चला था। टिप्पू सुल्तान और ब्रिटिश कंपनी मराठा के बीच ये हुआ था। फिर चलते हैं आगे। फिर देखिए चतुर्थ जो है 4 बार युद्ध लड़ा था। चतुर्थ अंग मैसूर युद्ध जो 1799, इसमें टिप्पू सुल्तान की क्या अंग्रेज और टिप्पू सुल्तान के बीच में, जिसमें टिप्पू सुल्तान हार गए और अंग्रेज जीत गया और टिप्पू सुल्तान जो है वीर गति को भी प्राप्त हो गए, क्योंकि सबसे बड़ा जो है इसी को टिप्पू सुल्तान को ही मानता था अंग्रेज अपना सबसे बड़ा दुश्मन। फिर तृतीय अंग मराठा युद्ध हुआ जो 1817 से 1819 के बीच में, इसके बीच अंग्रेज और मराठा के बीच में अंग्रेज ही जीत रहा था। फिर जो है उसके बाद सिख युद्ध हुआ, प्रथम अंग और सिख युद्ध 1845-46 में, जिसमें अंग्रेज सिख के बीच में अंग्रेज ही जीता। द्वितीय अंग सिख युद्ध हुआ था 1848 से 49 के बीच, जिसमें अंग्रेज ही जीता और सिख हार गए। फिर चलते हैं आगे कुछ अंग्रेज मराठा के संघर्ष के अंतर्गत होने वाली प्रमुख संधियों के बारे में पढ़ना है। तो देखिए सूरत की संधि कब हुआ था? 1775 में सूरत की संधि हुआ था। किसके बीच में हुआ था? तो रघुनाथ और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था सूरत की संधि। फिर है पुरंदर की संधि 1776 में हुआ था। कब हुआ था? 1776 में पुरंदर की संधि किसके बीच में हुआ था? माधव राय नारायण और अंग्रेज के बीच में हुआ था। माधव राव नारायण राव वो अंग्रेज के बीच में हुआ था। फिर है बड़गांव की संधि माधव राव नारायण और अंग्रेज के बीच में हुआ था, 1789 में हुआ था, 1779 में हुआ था। फिर सालबाई की संधि माधव राव नारायण और अंग्रेज के बीच 1782 में सालबाई की संधि हुआ था। 3 बार संधि हो गया था उसके माधव राव नारायण और इसके अंग्रेज के बीच 1776 में, फिर 79 में और 82 में। सालबाई की संधि सबसे ज़्यादा पूछा जाता कब हुआ था? 1782 में सालबाई की संधि हुआ था। फिर बसीन की संधि जो कि बाजीराव द्वितीय और अंग्रेज के बीच 1802 में हुआ था। बाजीराव की संधि 1802 में बसीन की संधि हुआ था बाजीराव द्वितीय और अंग्रेज के बीच में। फिर है देवगांव की संधि भोसले और अंग्रेज के बीच में हुआ था 1803 में। सुरजी अर्जुन गांव की संधि जो है सिंधिया अंग्रेज के बीच में 1803 में हुआ था। राजपूत घाट की संधि जो है होल्टकर अंग्रेज के बीच में 1804 में हुआ था। उसके बाद नागपुर की संधि जो है 1816 में हुआ था। ग्वालियर की संधि जो है दौलत राव सिंधिया और अंग्रेज के बीच 1817 में हुआ था। पूना संधि जो बाजीराव द्वितीय अंग्रेज के बीच 1817 में हुआ था। फिर मंदसौर की संधि होल्टकर और अंग्रेज के बीच में 1818 में हुआ था। कंकापुर की संधि माधव राव और जनोजी के बीच में 1700
उनहत्तर में हुआ था। फिर संगोला की संधि जो कि बालाजी बाजीराव व राजाराम द्वितीय के बीच 1750 में हुआ था। फिर उसके बाद राक्षस भूषण की संधि जो है माधव राय और हैदराबाद के निजाम के बीच में 1863 ईस्वी में हुआ था। उसका सल्की की संधि 1752 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1752 ईस्वी में। 1752 ईस्वी में राक्षस भुवन की संधि भी माधव राय और हैदराबाद के निजाम के बीच 1700 ही हुआ था। कब हुआ? 1763 में हुआ था। फिर चलते हैं आगे। कुछ प्रमुख सामाजिक धार्मिक संगठन है। आर्य समाज, पहला क्या? आर्य समाज की स्थापना 1875 में बम्बई में स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। आर्य समाज की स्थापना 1875 में बम्बई में स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। ब्राह्मण समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में बंगाल में राजा राम मोहन राय ने कहाँ किया था? बंगाल में किया था। 1828 में किया था। ब्राह्मण समाज की स्थापना की। आर्य समाज की स्थापना 1875 में बम्बई में स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। फिर चलते हैं आगे। आदि ब्रह्म समाज सिर्फ रहेगा तो राजा राम मोहन, लेकिन आदि लगा रहेगा तो देवेंद्रनाथ ठाकुर ने किया था। कौन ने किया? देवेंद्रनाथ टैगोर भी लिखा रहता है, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे। कब किया था? 1866 ईस्वी में। कहाँ किया था? कोलकाता में किए थे। फिर उसके बाद चलते हैं ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया की स्थापना 1866 में कोलकाता में केशव चंद्र सेन ने किया था। कौन किया था? केशव चंद्र सेन ने किए थे। फिर है आत्मीय सभा। कौन है? आत्मीय सभा की स्थापना जो राजा राम मोहन राय ने ही किया था। 1814 में बंगाल में किया था। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में महाराष्ट्र में आत्माराम पांडुरंगा ने किया था। कौन किया था? आत्माराम पांडुरंगा ने किया थे। और M.G. रानाडे भी साथ में थे। महाराष्ट्र में 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना हुआ था। एक नाम पूछे तो आत्माराम पांडुरंगा। फिर वेदांता सोसाइटी की स्थापना 1896 में न्यूयॉर्क में स्वामी विवेकानंद ने किए थे। किसने किया था? स्वामी विवेकानंद वेदांता सोसाइटी की स्थापना किया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है 1897 में कलकत्ता में स्वामी विवेकानंद ने किया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में कलकत्ता में किसने किया? स्वामी विवेकानंद ने किया था। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना 1839 में बंगाल में देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था। किसने किया था? देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था। इससे पहले ही बता चुके हैं, देवेंद्रनाथ टैगोर ने आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किया है। और यहाँ भी जो है तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने किया है? तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1839 ईस्वी में किया है, बंगाल में किया। थियोसॉफिकल सोसाइटी पूछा जाता है 1875 में न्यूयॉर्क में कर्नल एल्कार्ट और मैडम ब्लास्की ने किया था। ब्लावत्स्की ने किया था। फिर शारदा सदन की स्थापना जो 1889 में महाराष्ट्र में रमाबाई ने किया था। शारदा सदन की स्थापना 1889 में महाराष्ट्र में रमाबाई ने किया था। फोन आ गया है, एक सेकेंड। चलिए इस वीडियो में इतना ही तक रहने देते हैं। आपको ये कैसा लगा वीडियो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। आगे की वीडियो में फिर अगले चैप्टर में अगले वीडियो में बनाएंगे, नहीं तो इसमें बहुत लंबा हो जाएगा, 1 घंटा होने वाला है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और एक प्यारा सा अच्छा सा हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो हमारे मनोबल बढ़ता रहे और हम आपके लिए अच्छा वीडियो बनाते रहें। चलिए धन्यवाद।